हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप हमारी कहानी को इतना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करके अपनी राय देते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज की कहानी है प्यार तो होना ही था। ये कहानी बहुत ही साधारण सी है, बहुत आम सी लव स्टोरी है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी भी बेहद पसंद आएगी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी ना लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है काजल शर्मा की, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। लंबे बाल, काली आंखें और सादगी से रहना इन्हें ज़्यादा पसंद है, पर इनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं जो सबके बस की बात नहीं है समझने की। गुस्सा इन्हें आता है पर बहुत कम, लेकिन जब आता है तो फिर इनके लिए ही ये गुस्सा मुसीबत बन जाता है। खुश मिजाज सी रहने वाली काजल चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उसकी लाइफ में, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। नादान सी भोली सी काजल छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर ज़्यादातर काजल अपनी किताबों में बिजी रहती है या फिर डांस में। और हमारी कहानी यानी काजल के हीरो रुद्र प्रताप सिंह, जो बहुत ही कम बोलते हैं, और उनके बारे में आप सभी को कहानी में आगे पढ़ने को मिल जाएगा। काजल के पिताजी का देहांत कुछ सालों पहले हो गया था। वो एक सरकारी पद पर कार्यरत थे, तो उनके जाने के बाद उनके बड़े बेटे मनीष को ये नौकरी मिली और वो लखनऊ में रहने लगा। फिर मनीष की शादी हुई और वो अपनी पत्नी प्रिया के साथ ही रहने लगा। काजल के दादा दादी की देखभाल के लिए काजल की माँ सावित्री जी वो गोरखपुर के गाँव में रहकर उनकी देखभाल करती थी और बीच बीच में वो लखनऊ आया जाया करती थी। काजल की पढ़ाई अच्छी हो इसीलिए वो अपने बड़े भाई के साथ लखनऊ में रहती थी, पर काजल अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। पर माँ काजल के भविष्य के बारे में सोचकर उसे अपने बड़े बेटे के पास ही रहने दिया। अभी काजल ने इंटर की परीक्षा दी थी। रात के 8 बज रहे थे। काजल रात के अंधेरे में खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी और तारों से बातें कर रही थी। पापा कहते हैं सब कि आप तारा बन गए हैं और वहाँ से हमें देख रहे हैं, पर पापा इतनी जल्दी क्यों आप चले गए? ऐसे कोई जाता है क्या? हम कितने छोटे थे पता है ना आपको। हमें तो आपका चेहरा भी याद नहीं, बस आपकी तस्वीर वही हमारे पास है। हमें और माँ को आपकी अभी भी ज़रूरत है। वैसे हम ठीक है, अपनी सहेलियाँ और किताबों में मन लगा लेते हैं, पर माँ वो तो अकेली रह गई। पर अब हम यहाँ और माँ वहाँ। हम उनके पास रहने को कहते हैं, पर पापा माँ मानती ही नहीं है। आप तो सब देख रहे हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। खैर ये तो रोज़ की बात है पापा, और हम कितना भी क्यों ना उदास रहे, पर आपसे बात करके हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। सुबह से हम कितना परेशान थे और अब आपसे बात करके हमें सुकून तो मिला। आप ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा। तभी काजल को माँ की आवाज़ सुनाई दी। बस कर काजल, बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है अब तू। माँ ये क्या बात हुई? हमने इंटर की परीक्षा दे दी तो हम बड़े हो गए हैं। हाँ बड़ी हो गई है, और अपनी इस सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन है, इसीलिए जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। माँ एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो। अब हमने अगर इंटर पास कर लिया तो क्यों ना हम गांव के ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले तो। काजल की माँ सावित्री जी ने हैरानी से काजल से कहा, काजल तुम पागल हो गई हो क्या? लोग गांव से शहर में पढ़ने आते हैं और तुम हो कि शहर से गांव पढ़ने जा रही हो। अजीब लड़की हो तुम। माँ क्या अजीब है? हम आपके साथ रहना चाहते हैं, यहाँ नहीं। और वैसे भी गोरखपुर हमारा बेस्ट है, वो कोई गांव नहीं है। और अगर है भी गांव तो हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत है। हाँ पर बेटा अब तुम यहीं पढ़ो ना। और तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है क्या? तभी काजल के भाई मनीष और भाभी प्रिया भी वहाँ आ जाते हैं। भाई मनीष कहते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है काजल को माँ, बस पढ़ाई से भाग रही है। तभी काजल की प्रिया भाभी बोली, काजल तुम्हारे भतीजे विवान को फिर कौन पढ़ाएगा? अब इसी साल से वो भी स्कूल जाने लगेगा। भाभी आप पढ़ा लीजिएगा ना विवान को। माँ वहाँ अकेले रहती हैं, दादा दादी भी अकेले ही हैं। हमें माँ के पास रहना है और हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस माँ की बहुत याद आती है। और भैया माँ के बारे में भी तो सोचिए ज़रा। तभी मनीष काजल की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, क्यों जिद कर रही हो काजल? 2 महीने की छुट्टी है, जाओ माँ के पास रहो, फिर वापस आ जाओ। फिर यहाँ कॉलेज में भी तो एडमिशन लेना है। काजल फिर चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती और सो जाती है। अगली सुबह 5 बजे काजल उठकर कुछ और सामान ज़रूरी के वो बैग में रख लेती है और थोड़ी देर बाद काजल और माँ तैयार हो जाते हैं। मनीष कहता है, काजल जल्दी करो, देर हो जाएगी, फिर ट्रेन छूट जाएगी। हाँ भैया बस अभी आई। फिर सभी बाहर आते हैं और कुछ ही देर में लखनऊ स्टेशन पहुंच जाते हैं और गाड़ी भी आ जाती है। देखा काजल, अगर और देर करती तो ये ट्रेन छूट जाती। फिर काजल और उसकी माँ को जनरल बोगी में बिठा देता है मनीष और गाड़ी चल देती है। भीड़ इतनी थी कि कहीं भी सीट नहीं मिली। काजल कहती है, रात वाली ट्रेन से जाते तो अच्छा रहता ना माँ, भैया रिजर्वेशन करा देते तो सीट भी मिल जाती। अब सुबह की गाड़ी से धक्के खाते जाओ। चलो माँ गलियारे में बैठते हैं। तभी एक आवाज़ आई, अरे चाची जी आप यहाँ?
अरे रुद्र बेटा, तुम यहाँ लखनऊ में? हाँ चाची, वो यहाँ मैं परीक्षा देने आया था, अब घर जा रहा हूँ। काजल की नज़र रुद्र पर गई और तभी काजल का मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल अपना उठा माँ से कहती है, माँ चलो ना। तभी रुद्र कहता है, अरे चाची जी आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। तो उसके चारों दोस्त उठकर खड़े हो जाते हैं। काजल उन लड़कों को देखती है पर फिर अपनी पलकों को जल्दी से झुका लेती है। फिर काजल खिड़की की साइड और बगल में काजल की माँ बैठ जाती है और रुद्र और एक दोस्त और दोनों खड़े रहते हैं। काजल अपने मोबाइल में लगी हुई थी और रुद्र उसे देख जैसे कहीं खो सा गया। लंबे बालों की चोटी और कुछ लटे जो खिड़की से आती हवाओं से उसके गालों को छू रहे थे, उसकी वो बड़ी झील सी आंखें जो बहुत कुछ कह रही थी। अपने मोबाइल में वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी माँ उसकी परेशानी देख कहती है, क्या हुआ काजल? काजल नाम सुनते ही रुद्र के दिल में अजीब सा हुआ। काजल बोलो ना, क्या हुआ? काजल ने धीरे से कहा, माँ ये मोबाइल तो अंधा हो गया। क्या अंधा मतलब? पता नहीं माँ, हम नंबर डायल करते तो फ़ोन जाता है और उठता भी है, पर स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये भी गया मोबाइल। मोबाइल अपना बैग में रख और उसी बैग से अपने मन के उपन्यास निकाल कर पढ़ने लगती है काजल। अपने ही धुन में काजल थी। इतनी भीड़ में वो बस खुद में ही बिजी थी और रुद्र बस पूरे सफ़र में उसे ही देखता रहा। 12 बजे गाड़ी मंजिल पर पहुंची और काजल अपनी माँ के साथ ट्रेन से उतरी। ट्रेन से उतरते ही काजल की माँ कहती है, काजल एक तो जनरल डिब्बे में आना रहता और सामान कम रहे वही ठीक है, पर इस बार तुमने तो हद कर दी है। माँ हमने कोई हद नहीं की है, बस अब हम यहीं रहेंगे। रुद्र और उसके दोस्त भी ट्रेन से उतरते हैं और रुद्र की नज़र बस काजल पर ही थी और काजल तो बस अपने ही में उलझी हुई थी। कोई उसे इतनी शिद्दत भरी नज़रों से देख रहा था पर काजल ने एक भी बार रुद्र की तरफ देखा ही नहीं। रुद्र सोचता है कि हेल्प कर दे उनकी, पर उसके दोस्त कहते हैं, रुद्र क्या यार चलना। फिर वो दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर काजल की माँ हैरान परेशान थी। काजल ये कैसी जिद है? माँ कोई जिद नहीं है और घर चलकर बात करते हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो में बैठ वो अपने घर की तरफ चल देती है। काजल बहुत ज़्यादा खुश थी। ठंडी हवाओं को वो महसूस कर मन ही मन खुश होने लगी। ऐसा लगा वो पिंजरे से आज़ाद हो गई हो, उसके पंख लग गए हों। इसी खुशी में वो घर पहुंची और अपने दादा दादी को देख बहुत खुश हुई। हर साल गर्मियों की छुट्टी उसकी यहीं तो बीतती थी, पर इस बार काजल ने फैसला कर लिया था कि वो अब यहीं रहेगी। वो प्यार से अपने घर को देखने लगी। 4 कमरों का घर, आंगन बड़ा सा जिससे धूप छनकर आंगन में रोशनी कर रही थी। काजल घर को देख बहुत खुश होती है। काजल फ्रेश हुई और साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ा सा आराम किया और शाम होते ही लाइट चली गई। वो उठी तो अंधेरा होने से पहले ही खाना बन चुका था। दादा चारपाई पर बैठे बाहर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे और दादी और माँ छत पर थी। दादी कहती है, ला बेटा तेरे सिर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ, 2 महीने के लिए ही सही, पर तेरे आने से इस घर में रौनक हो जाती है। तेरे भाई भाभी को तो शहर ही रास आ गया है, कह दादी। फिर काजल के सिर में तेल लगाने लगती है। माँ का उतरा हुआ चेहरा देख दादी कहती, क्या हुआ बहू, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? लखनऊ में सब ठीक है ना? हाँ अम्मा सब ठीक है, बस परेशान हूँ तो काजल को लेकर। क्यों, क्या हुआ? अपनी काजल से ही आप पूछे कि क्या बात है। दादी माँ तो यूं ही परेशान है, हमें यहाँ रहना है आप सबके पास, पर माँ है वो हमें यहाँ रहने ही नहीं देती हैं। 3 साल की तो बात है काजल, पढ़ाई होगी पूरी तो फिर शादी। माँ हमें कोई शादी नहीं करनी है और हमें नहीं अच्छा लगता है माँ वहाँ। पर बेटा इस गांव में क्या रखा है, सभी लोग अब शहर जाकर रह रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी और वहीं शादी हो गई तो और भी अच्छा है। माँ हमने फैसला कर लिया है, हम अब यहीं रहेंगे और हम जा रहे हैं चाय बनाने, आपको पीनी है तो बताओ। ठीक है जाओ, पर लाइट नहीं है काजल। माँ हम मोमबत्ती जला लेंगे और रोशनी हो जाएगी, कहकर काजल चली गई। देखा अम्मा इसकी जिद। बहू शांत हो जाओ, क्या पता मनीष और प्रिया का बर्ताव काजल के प्रति अच्छा ना हो। मनीष हम सबका लाडला है, इसीलिए वो तुमसे या मुझसे कुछ भी नहीं कह रही हो। पर अम्मा ये भी तो लाडली है हमारी, और मनीष कुछ नहीं कहता होगा, मुझे भरोसा है अपने बेटे पर। ठीक है, और काजल को रहने दो हमारे पास, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, तुम चाहे जितने हाथ पांव मार लो। बहू अम्मा जी काजल अपने पापा की ही तरह जिद्दी है, किसी की कोई बात नहीं सुनती है। बहू मेरा बेटा जिद्दी नहीं, अपने परिवार के लिए जीता था, कुछ भी हो पर अपनी परेशानी में भी वो मुस्कुराता था। वैसे ही है काजल भी, अपने पापा की परछाई, पर वो लड़की है अम्मा जी, आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? जानती हूँ काजल की माँ, काजल के पापा के जाने के बाद तुम थोड़ी सख्त हो गई हो। एक बार प्यार से काजल से पूछो, वो बताएगी तुम्हें सब। अम्मा जी यहाँ का माहौल तो आप जानती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही है, माहौल हर जगह का खराब होता है बहू, और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? थोड़ा काजल पर विश्वास करके देखो, एक माँ बनकर उसका भी तो सोचो। देखो बहू हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारी हम कभी अच्छी सास नहीं थे, पर बेटी के जाने के बाद तुमने सब कुछ ऐसे संभाला कि हमें ही बदल दिया। लोगों ने कहा भी कि बहू पर विश्वास करना ठीक नहीं है, एक पल के लिए हमारा भी विश्वास डगमगाया, पर तुमने वो किया जो शायद ही मेरा
बेटा कभी कर पाता। तुमने हमारी सोच बदली, हमारी बहू से तुम कब बेटी बन गई पता ही नहीं चला। सभी ने कहा कि बेटा रेलवे में है, अब उसके जाने के बाद सब बहू और उनके बच्चों का हो जाएगा और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि बड़ी बहू के छोटे बेटे से शादी करा दो, सब कुछ घर में ही रहेगा। हमने कोशिश भी की और तुम्हें कितना कुछ कहा सुनाया और ताने भी दिए, पर आज देखो तुम हमारे साथ हो और छोटा बेटा हमसे दूर है। अम्मा जी, हमने हमेशा से ही अपने देवर को छोटे भाई का दर्जा दिया, उसे भाई समझा तो उससे शादी कैसे कर सकते थे हम, पर आपसे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते थे। आपके बेटे के आखिरी शब्द थे कि सावित्री, अम्मा बाबूजी को अपने माता पिता समझकर उनका ध्यान रखना। और आप तो जानती हैं अम्मा, काजल के पिताजी का स्थान हम किसी को कैसे दे देते, और जीने के लिए 2 बच्चे और आप सब तो थे फिर। तो बस हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और निभा रहे हैं। हाँ बहू, इसीलिए तुम पर हमें नाज है, पर बहू अब काजल को यहाँ रहने दो। ठीक है अम्मा जी। तभी काजल चाय लेकर आ जाती है और सभी आराम से बैठकर चाय पीते हैं। फिर ऐसे ही शाम से रात हुई और रात से सुबह, और काजल के चाचा की बेटी गीता सुबह सुबह काजल से मिलने आ गई और उसे देख काजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई। गीता बोली, काजल चल चलते हैं नदी के पास, वहीं बैठकर बातें करते हैं। काजल माँ से कहती, माँ हम जा रहे हैं गीता के साथ। ठीक है बेटा, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी आना, और देख गीता इसका ध्यान रखना, अकेला तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर दोनों नदी के पास आते हैं। वहाँ शिव जी का मंदिर था जो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया था, और उसी मंदिर के पास पुजारी का घर था जिसमें पंडित जी और उनकी पत्नी साथ रहते थे, और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गेंदे, गुड़हल, गुलाब और कनेर के फूल लगे हुए थे। वो मंदिर के अंदर जाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर वो बाहर आती है और नदी के पास गई और नदी की बह रही धारा को देखने लगी एकटक। कुछ देर बाद वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पास बैठ जाती है गीता के साथ, जहाँ हरियाली के साथ मंदिर में आए शिव जी की पूजा के लिए ही लोग थे, और वहीं बैठकर दोनों बातें करने लगती हैं। इस खूबसूरत सी जगह में काजल को बहुत सुकून मिलता है। वो गीता से कहती है, गांव की खूबसूरती की बात ही अलग है, और गीता अब मैं यहीं रहूंगी और आगे की कॉलेज की पढ़ाई भी यहीं रहकर करूंगी। गीता चौंकते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या? यहाँ क्या है जो तुम यहाँ आ गई हो लखनऊ को छोड़कर? अब तुम यहाँ रहोगी? हाँ और क्या, क्या बुराई है यहाँ? हमें यहीं पर अच्छा लगता है। तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखा। बस बस, अब कोई लेक्चर मत दो। माँ पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है हमें, और अब तुम मत शुरू हो जाओ। और हमसे 3 साल छोटी हो तो अपनी बहन से बहस नहीं। हाँ ठीक है, मैं कोई बहस तुमसे नहीं कर रही हूँ, पर बड़ी माँ को बता क्यों नहीं देती तुम कि मनीष भैया और भाभी का रवैया तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है? गीता, अब हम माँ को कैसे बताएं? भैया माँ के लाडले बेटे हैं, और बताकर रिश्ते नहीं खराब करना। हमें अपनी दुनिया में मस्त रहना है। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे समझ नहीं आता कि भाई लोग शादी के बाद बदल क्यों जाते हैं। हम लड़कियां तो नहीं बदलते। पता नहीं गीता, और अब हमें ये सब नहीं पता, और हमें कोई शिकायत भी नहीं है किसी से। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह हो। मतलब गीता, यही कि हिंदी नाटक, भाभी की सताई हुई ननद, बेचारी का कोई भी नहीं, नेक दिल की, सबकी केयर करने वाली, पर इसी की कोई परवाह करने वाला नहीं। और तभी एक राजकुमार की एंट्री होती है राजकुमारी की लाइफ में, और वो इतना प्यार देकर सब कुछ ठीक कर देता है। अच्छा, तो बहुत टीवी देखने लगी हो तुम आजकल गीता। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो सब उसी पेपर में लिख देना। तभी वहाँ बुलेट से एक लड़का आता है तो गीता उसे ही देखने लगती है। काजल की नज़र भी उस लड़के पर जाती है तो उसे लगता है कि जैसे इसे कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आता। वो गीता से कहती, क्यों उसे देखे जा रही है? उम्र में तुझसे बड़ा है तो क्या हुआ, उम्र में बड़ा है, मुझे वो बहुत पसंद है, और पूरे गांव की लड़कियों के दिल की धड़कन है वो। अच्छा, अब उसमें ऐसा क्या है जो सारे गांव की लड़कियों के दिल की धड़कन है वो? तुम नहीं समझोगी काजल, तुम्हारा तो मन उस जतिन में जो लगा हुआ है। चुप कर गीता, कुछ भी बोलती हो। अब तुम 10वीं क्लास में गई हो और यही उम्र होती है बहकने की। अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। और गीता, हमें जतिन से प्यार नहीं हुआ था, बस वो हमें अच्छा लगता था, इसी को प्यार कहते हैं मैडम। हे भोलेनाथ, उम्र में कितनी छोटी हो, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कि हमारा दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। चलो घर चलते हैं, बाद में उसे कभी निहार लेना। गांव का ही है ना, कहीं भागा तो नहीं जा रहा है ना वो। तभी बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए मंदिर के पास जाती हैं और बरगद के पेड़ के पास खड़ी हो जाती हैं। रुद्र मंदिर से निकलता तो उसकी नज़र काजल पर पड़ती है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है। वो पेड़ के पास कदम बढ़ाने लगता है। तभी काजल रुद्र को आते हुए देखती है और उसे याद आ जाता है। वो धीरे से गीता से कहती है, अरे ये तो वही है जिसने हमें और माँ को अपनी सीट पर बैठने दिया था। रुद्र जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है, वैसे ही कुछ लोग बाइक रोककर कहते हैं, रुद्र चलो, बहुत अर्जेंट काम है।
काजल भी गीता से कहती है बारिश तेज हो, इससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुद्र अपनी बुलेट पर बैठ स्टार्ट करता है और काजल की तरफ देखता है। काजल जैसे ही कुछ कदम बढ़ी कि उसकी चुन्नी कांटों की झाड़ियों में फंसी और जल्दीबाजी में काजल ने अपनी चुन्नी को खींचा तो वो फट गई और चुन्नी कांटों से निकाल कर देखा जो किनारे से फट गई थी। और रुद्र बुलेट स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है और काजल मायूस हो जाती है। और वहीं गीता तो बस रुद्र को जाते हुए देख रही थी। गीता बस कर, उसे घूरना, अब घर चल। फिर कुछ ही देर में दोनों घर आते हैं। गीता और काजल को भीगा देख सावित्री जी कहती हैं बेटा जाओ, तुम दोनों कपड़े बदलो और खाना तैयार है। दूसरी तरफ रुद्र अपने घर पहुंचता है तो घर के अंदर जाते ही बहुत से लोगों को देख वो परेशान हो जाता है। वो अपने कमरे में जाता है, तभी रुद्र की बड़ी बहन किरण आती है और रुद्र से कहती है रुद्र ऐसे कैसे अंदर आ गए तुम सबसे बिना मिले। दीदी आप जानती है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। हाँ तुझे तो मेरी इज्जत के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे लिए इतने रिश्ते लेकर आती हूँ, पर तुझे एक भी पसंद नहीं आते हैं। तभी रुद्र की माँ मीना वहाँ आती है तो किरण कहती है चलो अब तुम खातिरदारी करो अपने लाडली बेटे की। किरण कैसी बातें कर रही हो, हमने तुम तीनों में कभी कोई भेदभाव किया है क्या जो तुम ऐसे हर समय हमें ताने मार रही हो। तो क्या करूँ माँ, इतनी लड़कियों का रिश्ता लेकर आई मैं, पर इसे पसंद ही नहीं आती। ठीक है तुम जाओ, मेहमानों का ध्यान रखो, मैं रुद्र से बात करती हूँ। किरण गुस्से में चली जाती है वहां से और छोटी बहन नीलम रुद्र के लिए चाय लेकर आती है। रुद्र अपनी माँ की तरफ देखता है, उसकी आंखें देख उसकी माँ समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। देखो रुद्र बेटा, तुम्हारा कॉलेज का आखिरी साल है और तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है और एक रविंदर है जिसकी शादी अगले ही महीने है। अब बेटा तुम भी कर लो शादी। जानती हूँ पहले का समय अब नहीं है, इसलिए तो कॉलेज के बाद ही तुम्हारी शादी करेंगे। माँ आप क्यों नहीं समझती हैं, अभी करियर बना नहीं और आप शादी की बात लेकर बैठ गई। बेटा इतना सब कुछ है हमारे पास, पुश्तैनी इतनी ज़मीन और पैसा तेरे दादाजी छोड़ कर गए हैं और तेरे पापा प्रधान है इस गाँव के, तो क्या कमी होगी तुझे। हाँ ठीक है माँ, जब मुझे सही लगेगा मैं कर लूँगा शादी। कहकर वो जाने लगता तो माँ कहती है अरे कपड़े तो बदल लो। माँ कुछ नहीं होगा। और वो घर से बाहर निकल कर अपनी बुलेट पर बैठता है और वहीं बाइक पर खड़े अपने दोस्तों को देखता है। यही अर्जेंट काम था। उसके सभी दोस्त नजरें नीची कर लेते हैं। रुद्र बुलेट स्टार्ट करता और घर से निकल जाता है, पीछे उसके दोस्त भी आते हैं। रात के वक्त खाना खाने के बाद काजल कमरे में अपना बिस्तर लगा रही थी तो माँ कहती है काजल तुम्हें इस कमरे में सोना है। हाँ माँ। अकेले। हाँ माँ क्या हुआ, अब आप ऐसे क्यों पूछ रही हो। यहाँ कभी भी लाइट चली जाती है बेटा, ज़रा सी हवा और बारिश हुई नहीं कि लाइट चली जाती है और फिर तुम्हें अंधेरे से डर लगेगा। नहीं माँ, वहाँ भी तो अकेले ही सोती थी। ठीक है जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। इधर जैसे ही काजल बिस्तर पर लेटी तभी लाइट चली जाती है और काजल डर के मारे चादर मुँह से ओढ़ लेती है। तभी काजल की माँ मोमबत्ती ले कमरे में आती है और काजल से कहती चलो उठो मेरे कमरे में चलो। तो फिर उठकर वो कमरे में आती है और माँ के बिस्तर पर लेट जाती है। सावित्री जी मोमबत्ती एक किनारे रख बिस्तर पर बैठ जाती है और काजल के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती हैं। काजल कहती है क्या हुआ माँ। काजल बेटा सच सच बताना, भाभी से तुम्हारी बनती नहीं है क्या। काजल उठकर बैठ जाती है और कहती है माँ अचानक आपके मन में ये बात क्यों आई। देख काजल जो है सच बता दे, 9वीं क्लास से तुम वहीं पढ़ रही हो, यहाँ कोई सहेली खास नहीं है तुम्हारी। वहाँ जो तुम्हारी सहेलियाँ हैं उनका साथ छूटेगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, उनकी याद नहीं आएगी। माँ आएगी क्यों नहीं, तो फिर यहाँ क्यों रहने की जिद है। माँ हाँ नहीं बनती हमारी भाभी से, क्योंकि वो ना तो हमारी सहेलियों से हमें बात करने देती हैं और ना ही हमें पढ़ने देती थी, बस हर वक्त कोई ना कोई काम बता देती थी। ठीक है हमें काम की कोई दिक्कत नहीं, हम करते थे काम, पर माँ भाभी कोई ना कोई बहाने से हमें स्कूल भी जाने से रोक देती थी। वो तो भैया की वजह से हम 12वीं की परीक्षा दे पाए और हमारी वजह से भैया भाभी में कलेश होना हमें अच्छा नहीं लगता था और रिश्ते में दरार आए ये हमें पसंद नहीं है माँ। और माँ सच में आपकी बहुत याद आती थी, आप तो एक दिन हमारी शादी करा दोगी, भेज दोगी यहाँ से। कल ही शाम को आपने दादी से कहा था कि कॉलेज के बाद शादी, और हम आपके पास कहाँ वक्त बिता पाएंगे, और कुछ वक्त तो अपने साथ हमें बिताने दो ना माँ। पापा को तो देखा ही नहीं कि कैसे दिखते हैं, आपको ही देखती आई, आप ही हमारी माँ और पापा दोनों हैं। क्या मनीष प्रिया को डांटता नहीं था बेटा। माँ भैया बदल गए हैं, अभी उनके परिवार को ट्रेन से कहीं जाना होता तो रिजर्वेशन करा देते और हमारा आपको जाना था तो जनरल डिब्बे में जाने दिया। यही बात भैया की हमें पसंद नहीं है और हम अपने भाई भाभी से लड़े, इससे पहले हम उनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाई, तेरी खामोशी को सुन नहीं पाई। माँ हमें सिर्फ आपका साथ और प्यार चाहिए बस, और भैया भाभी को कुछ मत कहिएगा। बस हमें आपका आंचल पकड़कर चलना है जिससे सारे कांटे फूलों में बदल जाए और आपकी गोद में सुकून की नींद सोनी है। सावित्री जी मुस्कुराकर अपनी बेटी को सीने से लगा लेती हैं। रात बीती और सुबह हुई। सुबह काजल उठकर बाथरूम में नहाने चली गई और कुछ देर में बाहर आई और तैयार हो गई। घर में काजल के आने से सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। घर में सच में काजल के आने से रौनक थी। सुबह सभी बैठकर चाय पी रहे थे तो काजल के चाचा चाची भी आ गए। काजल उन्हें भी चाय पीने को देती है और गीता के साथ कमरे में आ जाती है। चाचा जी चाय पीते हुए कहते हैं काजल बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढे। काजल की दादी बोली ये क्या कह रहे हो पिंटू,
अभी काजल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और शादी करा दे उस। अम्मा, इतनी जल्दी लड़का नहीं मिल जाएगा, देखने और ढूंढने में 1-2 साल लग ही जाएंगे। फिर करा देंगे शादी काजल की, उम्र हो गई तो बड़ी उम्र की लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, आपको पता है ना। काजल की माँ कुछ कहती कि तभी काजल के दादाजी कहते हैं, हाँ बहू, पिंटू सही कह रहा है, रिश्ता अच्छा ढूंढने में ही साल लग जाएंगे और अब मेरे पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं काजल बिटिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढ पाऊंगा। और बहू तुम फिक्र ना करो, काजल की मर्जी से ही होगी शादी, पिताजी जैसी आपकी इच्छा। काजल ये सुनते ही गीता से कहती है, लो, यहाँ आते ही हमारी शादी की बात शुरू हो गई। 18 की हूँ अभी, और अरे 18 की नहीं 19 की है। हाँ वही मतलब, और इनको अब हमारी शादी की पड़ी है, यहाँ गांव में ऐसे ही होता है। तो तेरी शादी हो जानी चाहिए हमसे पहले। ठीक है मेरी महान काजल, अब चलो। कहाँ? बाजार चलना है। पर इतनी सुबह? नहीं, 11 बजे तक। अरे नहीं, हम इतनी धूप में नहीं जाएंगे, शाम को चलते हैं ना। क्या जिद है, बिल्कुल नाजुक सी हो तुम, सहरी हो ना इसीलिए। अच्छा ठीक है चलते हैं, वैसे भी हमारा मोबाइल खराब हो गया है। काजल, अब उस कीपैड मोबाइल को फेंक दो और स्मार्ट सा एक फ़ोन ले लो। दोपहर में सभी बाजार चले जाते हैं। फिर गीता, काजल और काजल की माँ और गीता कुछ सामान लेते हैं और फिर काजल की माँ कहती है, चल काजल एक अच्छा सा मोबाइल ले लो अपने लिए। माँ, नया क्यों, इसे ही बनवा लेते हैं ना। काजल, अब ये बहुत पुराना हो गया है, दूसरा ले लो। बहुत जिद करने पर काजल नया मोबाइल ले लेती है और एक गन्ने की दुकान पर जाकर गन्ने का तीनों जूस पीने लगते हैं। वहीं सामने रुद्र भी अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान में बैठा हुआ था। काजल और गीता को मुस्कुराता हुआ देख एक लड़का बोला, ये गीता के साथ कौन है? तो रुद्र की नज़र सामने खड़ी काजल पर पड़ती है। उन्हीं में से एक बोला, अरे ये वो सावित्री चाची की लड़की है। पर तुझे क्या हुआ, तुम इतना उसे क्यों घूर रहे हो? अरे इतना मस्त माल। इतना ही उस लड़के ने कहा था कि रुद्र ने गुस्से में उसे देखा। तभी दूसरा लड़का बोला, क्या यार, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने गांव की लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? तुम्हें पता है ना कि रुद्र भैया जी को ये छिछोरापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो महेश, लड़कियों की इज्जत करना सीखो और हमारे सामने अब कभी ये फालतू मत बोलना। माफ़ करना भैया जी, मुँह से निकल गया। उधर जूस का गिलास काजल के हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है। लो, जब भी ये सामने आता है तो कुछ ना कुछ गलत हमारे साथ होता है। पहले मोबाइल ख़राब हुआ और मेरी चुन्नी, और अब हे भोलेनाथ, अब ये कौन है जो हमारी ज़िंदगी में एक नया तूफान लाने की कोशिश कर रहा है? काजल, क्या पागलों की तरह खुद से बड़बड़ा रही? कुछ नहीं गीता। माँ चले अब घर? हाँ बेटा चलो। फिर काजल घर आ जाती है सबके साथ। काजल बहुत खुश थी अपने घर आकर। यहाँ गाँव में अपनी माँ के साथ उसे अब बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये छुट्टियाँ खुशी खुशी में बीत गई क्योंकि काजल का रिजल्ट भी आ चुका था और वो पास हो गई थी। अब समय आया कॉलेज में दाखिला लेने का और मनीष को जब ये बात पता चली कि काजल अब लखनऊ वापस नहीं आएगी तो वो बहुत ही नाराज़ हुआ और काजल का कॉलेज में एडमिशन यहाँ हो गया और काजल की माँ ने काजल के लिए स्कूटी भी ले ली। काजल बहुत खुश थी, कल उसका कॉलेज का पहला दिन है। रात में 8 बजे वो हमेशा की तरह अपनी खुशी उन तारों में अपने पापा को महसूस कर उनसे कह रही थी, पापा हमारा नया सफ़र शुरू हो गया है।